नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंटर कॉलेज के प्रांगण में एक सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 21 मार्च को रक्षा मंत्री प्रदेश सरकार के 4 सालों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से हरिद्वार में बड़ी संख्या में जनता ने बीजेपी के पक्ष में वातावरण खड़ा किया है, ठीक इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में होगा। वहीं नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि 21 तारीख को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी आ रहे हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि हल्द्वानी की रोड की सफाई व्यवस्था को पूर्ण रूप से साफ किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजनाथ सिंह हल्द्वानी के बेंटर कॉलेज के प्रांगण में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में इसमें शामिल होकर और अपना जन समर्थन देने का कष्ट करें। देखिए, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शासन के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर एक प्रतिभागियों की आनी है। साथ ही जो पिछले अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर विभिन्न विभागों की एक एग्जीबिशन भी यहाँ पर लगाई जा रही है। उसी के दृष्टिगत ये तैयारियां की जा रही हैं और इसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों की, आम जनमानस के आने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है और कहीं पे कोई चूक वीआईपी कार्यक्रम में ना रह जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सर, रूट की अगर बात करते हैं, क्या रूट भी डाइवर्ट किया जा रहा है? जो पार्किंग गाड़ियां हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पार्किंग की व्यवस्था और रूट की व्यवस्था पुलिस के साथ मिलकर की जा रही है और जैसे फाइनल। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच बीजेपी विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का विषय है और इस पर व्यापक स्तर पर मंथन जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जहां जरूरी है, वहीं भविष्य में जनसंख्या संतुलन भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि आने वाले वर्षों में युवा आबादी का अनुपात घटने जैसी स्थिति भी सामने आ सकती है। इसलिए इस विषय पर सभी पहलुओं का गहराई से आकलन किया जा रहा है और पार्टी स्तर पर विचार विमर्श के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इस पर पूरे देश में डिबेट चल रही है, अकेला उत्तराखंड का विषय नहीं है और इस डिबेट के बाद क्या निकल कर आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है। इसमें कोई मैं व्यक्तिगत राय नहीं रख सकता हूँ। ये बड़ा विषय है और पार्टी का पॉलिसी का विषय है। एक तरफ जहाँ हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमको ये भी चिंता हो रही है कि आने वाले 40-50 साल के बाद जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो एक ऐसा असेसमेंट आ रहा है कि जो हमारा वर्ग है, जो यूथ की जो संख्या होनी चाहिए वो घटने जा रही है, तो वो भी एक समस्या खड़ी हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का आकलन हो रहा है और उसके बाद ही कोई ये विषय पर आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अभी आकलन करने की आवश्यकता है। उत्तरकाशी का शक्ति मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और यहाँ एक 6 मीटर ऊंचा और 90 सेंटीमीटर परिधि वाला त्रिशूल स्थापित है, जो
किस धातु का बना हुआ है इसका आज तक पता नहीं लग पाया। शक्ति मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ का त्रिशूल हाथ से जोड़ लगाने से नहीं बल्कि अंगुली से हिलता है। मंदिर के पुरोहित आचार्य आशीष भट्ट के अनुसार यह मंदिर लोगों की बड़ी आस्था का केंद्र है। इस त्रिशूल को देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं ने प्रकट किया था और इसी त्रिशूल से मां शक्ति ने असुरों का वध भी किया था, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में वर्णित मिलता है। इस त्रिशूल की गहराई का भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। गोरखा काल के समय गोरखाओं ने इस त्रिशूल को पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ खुदाई की थी और पर कुछ ही फीट खोदने के बाद यहां से सांप निकलने शुरू हो गए थे, जिसके कारण खुदाई बंद कर दी गई थी। यह भी माना जाता है कि इस त्रिशूल का एक सिरा धरती पर और दूसरा सिरा पाताल लोक में भगवान शेषनाग के सिर पर है। साथ ही इस मंदिर के बगल में भगवान काशी विश्वनाथ स्वयंभू रूप में विराजमान है, जिसके कारण यह शिव एवं शक्ति के दर्शन होते हैं। नवरात्र और दशहरे में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंद शक्ति मैया की जय। तो आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये त्रिशूल है और ये पूरे अखंड भारत में एकमात्र स्थान यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बाकी जनमानस को देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई त्रिशूल का मंदिर मिलता है। आप पूरे अखंड भारत घूम लीजिए, आपको कहीं पे भी त्रिशूल का मंदिर नहीं दिखता है। ये मात्र एक स्थान मिलता है जो कि त्रिशूल के रूप में हमें कोई मंदिर मिलता है। त्रिशूल इसका आकार है, स्वरूप है, इसका जो नाम है यह है आद्य शक्ति। और मंदिर दो प्रकार से होता है, एक प्राचीन होता है, एक पौराणिक होता है। प्राचीन वह है हम किसी प्रतिमा को बना के रखते हैं ज़मीन में, 40-50 साल वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसको हम प्राचीन नाम दे देते हैं। मसूरी के व्यस्त लाइब्रेरी चौक के पास अचानक सायरनों की गूंज और अफरा तफरी ने लोगों को चौंका दिया। खाई में वाहन गिरने की सूचना पर कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि ये असली हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित मॉक ड्रिल थी, जिसका मकसद आपदा के समय हर सेकंड की अहमियत को समझना था। कैप्टी टैक्सी स्टैंड पर आयोजित इस अभियान में प्रशासन, SDRF, फायरिंग सर्विस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग समेत कई एजेंसियों ने मिलकर रियल टाइम रेस्क्यू का प्रदर्शन किया। भूस्खलन के वाहन गिरने के सीन में फंसे घायलों को तकनीकी उपकरणों की मदद से खाई से निकाला गया और मौके पर प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा गया। ड्रिल में सबसे ज्यादा फोकस रिस्पॉन्स टाइम पर रहा। पुलिस ने भीड़ और ट्रैफिक संभाला, जबकि अन्य टीमों ने अपने अपने दायित्वों को तेजी से निभाया। साथ ही संभावित खतरे वाले मकानों की पहचान और उन्हें खाली कराने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। लोक निर्माण विभाग ने भूस्खलन की स्थिति का आकलन कर सड़कों और ढलानों को सुरक्षित बनाने के उपायों का प्रदर्शन किया। वहीं अधिकारियों के अनुसार इस तरह की ड्रिल का उद्देश्य केवल अभ्यास नहीं बल्कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। संदेश साफ है, आपदा के समय तेजी, तकनीक और टीम वर्क ही जीवन बचाने की कुंजी है। सिस्टम के तहत ये मॉक ड्रिल कराई जाती है। ये जो हमारी चार धाम यात्रा है उससे पूर्व की तैयारियों में, जैसा कि उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, हमारे यहाँ आपदाएं आती रहती हैं और हमें उसी तरह से तैयार होना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसमें मॉक ड्रिल करते हैं। जैसा कि आज ये मॉक ड्रिल ये होटल देवलोक के पास एक गाड़ी गिरने की सूचना है, जिसके द्वारा फिर हमें सबसे पहला स्टेप हमारे द्वारा जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया 0 पॉइंट से और लाइब्रेरी चौक से और साथ साथ गज्जी बेड से। तो सबसे पहले ट्रैफिक डाइवर्ट की कार्रवाई की गई। उसके बाद जो हमारी फायर और हमारी पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पहुंची। फिर उन्होंने सिचुएशन को देखा कि भाई यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अचानक जो हमारा ये जो IRS सिस्टम है, जिसका रिसेंट कमांडर हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हमारे विभाग हमारे जिले में होते हैं सभी लोग एक स्टेजिंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ से जाएगी वो उसको पूरा करेंगे। जैसे इस घटना में हमने देखा कि 2 मकानों की क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना थी, उसमें उनके लिए रिलीफ कैंप भी ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। इस तरीके की कार्रवाई से क्या होता है कि एक एफर्ट बनता है, सारे लोग एक साथ मिलकर एक सिस्टम के तहत काम करते हैं, जिससे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है आपदा के प्रति वो बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान हम बचा सकते हैं। ये मॉक ड्रिल जो है मसूरी से कैंपटी रोड के डेवलप होटल के पास जो है, एक गाड़ी जो है खाई में गिरने के कारण 3-4 लोग जो है वहाँ पे
घायल हो गए हैं तथा उसके नीचे जो कुछ मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको देख के हमें सभी जितने भी फायर वाले हैं या SDRF है और जितने भी PWD पुलिस विभाग है, सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उनके ये किया गया। फायर घायलों को जो है सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है और जो मकान अभी क्षतिग्रस्त है उनको जो है रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है ताकि आपदा से पूर्व हम तैयार रहें कि भविष्य में किसी प्रकार की किसी क्षति। समीक्षा भी की जाती है कि किस तरीके से पूरी चीजें हुई है, तो उसकी समीक्षा जाती है इसमें कि क्या कमी रह जाती है भविष्य, उसको हम सीखते हैं और क्या है जो सारी की जाती है। हल्द्वानी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन सनातन धर्म का नया साल भी होता है, जिसको लेकर सभी सनातनी काफी उत्साहित रहते हैं। बसंत ऋतु का यह समय है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की संधि होती है, तो इस संधि काल में अनेक प्रकार के रोगों का, दुष्प्रभावों का आक्रमण जनमानस पर हो सकता है। तो इसके कुप्रभाव से बचने के लिए शक्ति की उपासना का इस समय हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में इसका विवरण दिया गया है कि सभी सामान्य जनमानस दुर्गा की पूजन से, देवी प्रकोप से, रोगों से, अनेक प्रकार के व्याधियों से बच सकता है। और आज जो है ये प्रथम नवरात्र है। आज लोग शैलपुत्री का पूजन करेंगे। वहीं हरिद्वार जिले से सटे पौड़ी गढ़वाल के चीला क्षेत्र में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में कमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति न होने से यहां रसोई में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। गेस्ट हाउस के प्रबंधक और कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार लकड़ी के चूल्हे पर ही रोटी और सब्जी तैयार की जा रही है, जबकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। ग्राहकों को सामान नहीं दे पा रहे हैं और डीजल की भट्टी में डीजल जला रहे हैं, कमर्शियल गैस नहीं मिल रही है। आधा व्यापार चौपट हो गया हमारा। वो इतने समय रह रहे हैं, आज तक कभी गैस की दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तो आई नहीं रही बहुत दिनों के, पिछले 20-25 दिन से आई नहीं रही। यहाँ तो आते हैं कभी, अब आई नहीं जिस दिन से गैस की शॉर्टेज हुई है। यहाँ कोई गैस की व्यवस्था नहीं हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और टूरिस्ट भी हमारे वापस जा रहे आते हैं, उन्हें सामान ही नहीं दे पाते। सामान तो जब देंगे जब बन पाएगा, जब सामान ही नहीं बन रहा हमारा तो हो रही है ही नहीं। और हमारे यहाँ मतलब सैटरडे को पूरा फुल था, संडे को पूरा फुल था। हमने पूरा लकड़ियों में खाना बनाया। मैं आपको चूल्हे और वो दिखा सकता हूँ। हमारे कैंटीन के पीछे चूल्हा लगा रखा है और गैस हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो, बिल्कुल भी खत्म है। और बाकी चाय और वो हम इंडक्शन में बना के दे रहे हैं। लगभग कितने गैस डेली जा रहे हो आपके यहाँ पे? मतलब सैटरडे संडे पूरे 40-50 आदमी सैटरडे को थे और 50 आदमी संडे को थे। हमारे यहाँ 25-26 आदमी थे। जैसे कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि गैस एजेंसी में कैसा तो मना कर रहे हैं, हमें दे ही नहीं रहे वो कनेक्शन। तो बिल्कुल सिलेंडर देने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं कि अभी है ही स्टॉक, वो कह रहे हैं स्टॉक में है ही नहीं। देहरादून में गैस सिलेंडर की किल्लत ने फिर से लोगों को 90 के दशक की याद दिला दी है, जब सिलेंडर मिलना किसी उपलब्धि से कम नहीं होता था। वहीं फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बिना गैस के बिस्किट खाकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। बता दें कि देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में सभी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक फैक्ट्री कर्मचारी ने बताया कि छोटे गैस भरवाने में भी 600 से 700 रुपये लिए जा रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कतें सामने आ रही हैं। बड़ी यही दिक्कत आ रही है कि मेरे पास 8-10 दिन से गैस खत्म हो गई है। मैं इधर उधर गया भी दुकानों पे, पहली तो बात कि गैस कहीं मिली ही नहीं है। अगर एक आधी दुकान पे मिली भी है कहीं तो प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि वो 400-500 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं। दूसरे खाना में इधर उधर खाया, 2-4 दिन तो इधर उधर खाया, कभी मकान मालिक के यहाँ बनवा लिया, कभी दूध गर्म करके पी लिया, ऐसे ही सो गया। दिन दान में जो है कैंटीन से खा लिया या इधर उधर कुछ फल फूल लेकर खा लिया। ऐसे समय गुजार रहा हूँ। रात को कभी कभी भूखा भी सोना पड़ रहा है।
गैस की वजह से इतनी प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़। उत्तराखंड के चामोली के विकासखंड पोखरी में नागनाथ गढ़ी में मां राजेश्वरी का मंदिर है, जिसमें चैत्र नवरात्रि पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। पुष्कर पर्वत पर विराजमान नागनाथ गढ़ी अपने ऐतिहासिक, धार्मिक व भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन काल से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। पुष्कर पर्वत समुद्र तल से 2150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां नागनाथ गढ़ी में मां राजेश्वरी का मंदिर है। जी, माँ राजेश्वरी नागनाथ गढ़ी की जय हो। और ये नागनाथ गढ़ी गढ़वाल की 52 गढ़ियों में एक गढ़ी है, जहाँ कि ऐसा बताया जाता है कि कत्यूरी राजाओं का यहाँ पर शासन था, और गोरखा आक्रमण जब हुआ 18वीं शताब्दी में, तो तब कुछ ये राजशाही उस समय खत्म हो गई थी। वहाँ पर राजाओं की कुल देवी माँ राजेश्वरी का मंदिर है, और उसकी पूजा की जाती है, जिसके पुजारी नौठा के सती लोग श्री रामचंद्र सती जी, श्री जानकी प्रसाद सती जी और अब उनके बेटे विनोद सती जी हैं, जो निरंतर वासंतीय चैत्र नवरात्रों में और शारदीय नवरात्रों में माँ राजेश्वरी की पूजा निरंतर करते रहते हैं। इस समय नवरात्रों में पूजा का भव्य, देवी की पूजा का भव्य कार्यक्रम है, और ग्राम देवस्थान और ग्राम देवर वाले सभी लोग मिल कर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्रीय जनता का भी बहुत सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मिली है कि गढ़वाल के पंवार वंश राजाओं की पहली राजधानी और 52 गढ़ों में से नागपुर गढ़ी के नाम से नागनाथ में गढ़ी स्थापित हुई है। और उसमें उस समय राजाओं के जो दरबार था, उसमें 84 खंडर छोटे बड़े लगा करके आज भी उनके अवशेष वहाँ पर देखने में आते हैं। और फर्स्ट क्लास वो सुरण्य पर्वतीय क्षेत्र में होने की वजह से कम 100 मीटर लंबाई और चौड़ाई में बहुत अच्छा सुंदर सा वातावरण, विभिन्न प्रजाति के वृक्षों और फूलों तथा पक्षियों के कलकलाहट के तहत रोमांचक बना रहता है। इस बार वहाँ पर जो राजाओं के समय में जब लड़ाई के दौरान राजा हार गए थे, तो उनकी कुल देवी राजेश्वरी वहीं रह गई थी, और उस समय उनके जो पुजारी थे नौठा के सती परिवार के लोग हैं, और उनको ब्रिटिश शासनकाल से उनको 36 रुपया सालाना पूजा की भेंट उनको दी जाती है। सबसे पहले तो सभी को बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने जो है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हम जो है आज से 5 साल पहले हमने यहाँ पर पूजा करी थी, उस समय ये हुआ था। इसके बाद मतलब आने वाले जो सालों में जो है यहाँ पर पूजा जरूर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा दूर भी पड़ता है, वहाँ पर जाने का जो है थोड़ा रास्ता भी थोड़ा वैसे ही है। और अब जो इन्होंने जो संज्ञान में लिया है बहुत अच्छा लिया है। अच्छा इन लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी का नाम टीपी सती जी ने जो है आप सुनते ही होंगे, इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हम जो है भगवती से प्रार्थना करते हैं जो इनके सुझाव हैं, इन सुझावों को जो है एक तो घरों में बुजुर्ग हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वह जो है इन सुझावों पर चलते रहें, क्योंकि जिस प्रकार से आपका जो है आजकल जो नई पीढ़ियाँ हैं, जो पीढ़ियाँ नई आ रही हैं, इनका थोड़ा जो है इस ओर में देवी देवताओं की ओर जो है भाव जो है कम हो गया है, क्योंकि हमारी देवभूमि है। इस देवभूमि में रह करके हमको इनका जो पूरा जो है पाठ पूजा जप अनुष्ठान जो भी है वो समय समय से करते रहना है। सर, हम इसी जिम्मेदारी को निभाने का सभी क्षेत्रीय जन, गुरुजन, श्रद्धालु जन, विद्वान जन और मतलब सरकारी पदों पर नियुक्त हुए सभी
राजनेताएं मिलकर, हम ही नहीं ना, मिलकर हम इस पूजा की परंपरा को दिव्य रूप में करने के लिए हम प्रयासरत हैं। ठीक बोला। अब आगे बताती हूँ। हम इस मंदिर जहाँ तक दादाजी के अनुसार, दादाजी के बताए अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि हम राजाओं के जमाने से इस राजाओं के कुल पुरोहित हैं। खबर ओली से है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पर्यटक और पर्यटन व्यवसायी खुश हैं। लेकिन घोड़ा खच्चर संचालकों पर दोहरी मुसीबत आ पड़ी है। बर्फबारी के साथ ही 8 नंबर टावर क्षेत्र में हिंसक वन्यजीव ने लगातार घोड़ा खच्चरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब संचालक अपने पशुओं की जान बचाने के लिए उन्हें ओली से अपने गंतव्य स्थानों की ओर भेजने लगे हैं। वहीं वन विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हमलावर कौन है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।